हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल और कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। कैसे हैं आप लोग? आशा है सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ तंदुरुस्त और मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी का लेसन नंबर 4, जिनका नाम है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। थंबनेल में आप देख ही रहे थे कि हमें पता क्या है, कारण बताइए। इसका मतलब हम लोग इस चैप्टर का विस्तार से एक्सप्लेनेशन कर दिए। क्या हम लोग पढ़े थे कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के वन पाई जाती है जलवायु के हिसाब से, और जितने वन है ना उनको 5 भागों में मूल रूप से हमने बांटा था, जिनमें मूल रूप से था उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, कटीले वन, ज्वारीय वन, डेल्टाई वन और पर्वतीय वन। इसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से और घनत्व की दृष्टि से भी हमने वनों का वर्गीकरण किया। सुरक्षित, संरक्षित और वर्गीकृत। क्लियर? तो वन हमारे लिए एक अनुपम संसाधन थी, और इस तरह से हमने वन का विनाश का भी कारण देखा कि आबादी बढ़ने के कारण देश में विकास के नाम पर न तेजी से वन काटे गए। जहां वन होना चाहिए 33.3%, वही वन रह गई थी मात्र 19.67%। तब हम लोगों का नज़र खुला कि अरे भाई वन तो बहुत कट चुका है, तो हमने वन का विकास शुरू किया, और 2013 के हिसाब से वन 21.23% भूभाग पर रह गई। ठीक है, ऐसे अभी वर्तमान का आंकड़ा नहीं है, लेकिन एक उस समय की आंकड़ा के हिसाब से हम लोग 21.23% 2013 के हिसाब से जो हमें लिखना है। इसके बाद हमने देखा कि वन्य जीव भी हमारे देशों में कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन 2010 के अनुसार हमारे देश में बाघों की संख्या मात्र 1706 रह गई है। लेकिन एक चिंता का विषय है कि कुछ ऐसे जीव भी हैं हमारे देश में जो विलुप्त हो चुके हैं और कुछ विलुप्त होने के कगार पर है, जिसका हमने रेड डाटा सूची में नाम दर्ज कर दिया है। इसका नाम भी हमने बताया था। और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए हमने क्या बनाया है, राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य और जैव मंडल। नहीं, इसमें हमने बताया था कि भारत की सबसे बड़ी पक्षी विहार है राजस्थान का घाना पक्षी विहार। ठीक है, और देश की सबसे पहली राष्ट्रीय उद्यान है जिनका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो देश की सबसे पहली राष्ट्रीय उद्यान थी। आपसे पूछा जाएगा कि देश की सबसे पहली राष्ट्रीय उद्यान कौन? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड। और अगर आपसे पूछा जाए, बराबर पूछता है कि गिर अभ्यारण्य कहाँ है, तो गुजरात में है। इस हिसाब से हमने बताया था, क्लियर कर दिया था। और वन्य जीव को कैसे रक्षा करेंगे, इन सारी बातों का भी क्लियर हमने किया। अगर आप वीडियो देखे हैं तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, तब आपको क्वेश्चन और कारण समझ में आएगी, नहीं तो आप क्वेश्चन कारण समझ नहीं पाएंगे अच्छी तरह से। तो चलिए, अगर देख लिए हैं तो चलते हैं हम लोग कारण। सुनते हैं, प्राचीन काल से ही कई पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। क्यों? समझिएगा, हमारे देश में ना प्राचीन काल से कई पेड़ पौधों की पूजा करने की परंपराएं रही हैं। पेड़ पौधों की पूजा करने की जो परंपराएं हैं, आखिर क्यों? अभी तो हम उसको वैज्ञानिक तरीके से सोचते हैं कि पेड़ पौधे को बचाने के उद्देश्य से, संरक्षण के उद्देश्य से पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। लेकिन दरअसल बात यह है कि भारत एक धार्मिक मतलब देश है। यहाँ के लोगों का ना एक धार्मिक विश्वास है कि पेड़ पौधों पर न भगवान निवास करते हैं। ये हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, उन सारी चीज़ों में ये बात लिखा गया है। इसी मान्यता को लेकर के, यानी धार्मिक मान्यता को लेकर के हम लोग पेड़ की पूजा करते हैं, ना कि पेड़ की रक्षा के लिए पूजा करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी के समय में हम उसको वैज्ञानिक तरीके से सोचते हैं, तो कहते हैं कि भाई पेड़ की पूजा करने के पीछे का क्या उद्देश्य है? पेड़ का संरक्षण। क्लियर? तो आप लिखेंगे कैसे आंसर? लिखेगा, भारत एक धार्मिक देश है और हमारे वेद, उपनिषद, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें पेड़ों पर ईश्वर का निवास बताया गया। इस उद्देश्य से हमारे देश के लोग धार्मिक मान्यता के कारण
पेड़ की पूजा करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में पेड़ की रक्षा के उद्देश्य से पेड़ की पूजा की जाती है। ठीक है, जैसे अपने यहाँ जब पूजा पाठ होता है बहुत सारे पेड़ों की पूजा की जाती है। तुलसी की होती है, नीम की होती है, बरगद की होती है, केले की होती है, आंवले की होती है, बहुत सारे पौधे की पूजा हमारे यहाँ होती है। ये परंपराएं ऐसा है कि माना जाता है कि इस पर न ईश्वर का निवास है, इसीलिए पूजा की जाती है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्या कहता है, पंजाब और हरियाणा में वनों का अभाव है क्यों? देखिए, पंजाब और हरियाणा ये दो प्रदेश जो कृषि के लिए सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है, उत्पादक सबसे अच्छा होता है। भारत में कुल जितने भी राज्य हैं ना, उन सभी राज्यों में सबसे ज्यादा अगर उत्पादन करती है कोई भी फसल का तो वो पंजाब और हरियाणा करती है। अब समझ में आई बात? कोई भी फसल का मतलब जो खेती वहां होती है, अन्य राज्यों में भी अगर उस फसल की खेती होती है और पंजाब हरियाणा में भी उसकी खेती होती है तो वह ज्यादा करती है खेती। लेकिन वहीं पर दूसरी बात अगर देखा जाए, वन का घनत्व तो बहुत ही कम है। इसके पीछे का मेन रीजन क्या हो सकता है? तो मेन है वर्षा। कृषि के लिए तो हम लोग फसल से सिंचाई करके हम लोग तैयार कर लेते हैं वहां पर, लेकिन वन के लिए हम लोग जल देते ही नहीं है, अर्थात वहां पर बारिश नहीं होती है ना, इसलिए समझिए कि वहां पौधा होता ही नहीं है। जैसे अब गौर करके देखिए, अपने यहाँ बैसाख का दिन हो तो आसपास के जो जमीन है वो सब ऐसे ही सूखी सूखी नजर आती है, घास फूस जो भी रहता है वो मुरझाई सूखी नजर आती है। लेकिन अभी बरसात का समय है तो आसपास में देखिएगा, जहाँ भी देखिएगा आपको पौधे एकदम हरा भरा एकदम नहीं, आज जो भी जगह सूखने वाला जगह है वो भी एकदम हरा भरा पौधा उग जाता है, वहां पर नहीं उग जाता है। अब अंदाज कर लीजिए, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो वो धीरे धीरे कैसा हो जाएगा, जंगल नहीं हो जाएगा। तब ठीक पंजाब में ये कहानी होती है कि वहाँ बारिश होती ही नहीं है। मेन समस्या क्या है, वहाँ बारिश नहीं होने के कारण वहाँ वन का क्या है, अभाव है। बारिश होती है, बहुत कम मात्रा में होती है। चलिए, एक नंबर बारिश का अभाव है, इसलिए वहाँ वन नहीं है। दूसरा कि वहाँ के अधिकांश भूमि लोग कृषि कार्य में उपयोग कर लेते हैं, तो खेत मने जगह उनके पास ज्यादा है नहीं। जो भी जमीन है ना वो मैंने उसके पास जमीन ही कम है, कृषि के अलावे नहीं बचती है जमीन, इसीलिए वहां पर वन का अभाव है। जैसे हमारे पास ज्यादा मतलब जमीन रहेगा, सपोज समझिए 10 बीघा जमीन है तो हम 8 बीघा में खेती करेंगे, 2 बीघा में फल पौधा लगा भी सकते हैं नहीं। हमारे पास खेती करने के लिए 1 बीघा जमीन है, उसमें हम कौन में पौधा लगावे, अब कौन में खाने के लिए आलू करेंगे, सरसों करेंगे और दलहन तिलहन करेंगे जो भी नहीं। तो हमारे पास जमीन कम है इसलिए नहीं करते। ठीक सेम कहानी पंजाब के पास जितनी जमीन है ना वो ज्यादा किस में उपयोग करते हैं, कृषि में, इसीलिए वन का अभाव है। चलिए, तो क्लियर हो गया। तो पंजाब और हरियाणा में वन के अभाव के क्या कारण है? इसके 2 कारण है। पहला नंबर, वहाँ अच्छी बारिश नहीं होती है इसलिए, और दूसरा उसके पास जितनी जमीन है उसका अधिकांश भाग में वह कृषि करते हैं। वन के लिए उनके पास जमीन बहुत कम बच जाती है, इसलिए वहाँ वन का मैंने उन लोगों को ऐसा मानना है, या ऐसा समझिए कि कृषि से ज्यादा लाभ होता है और वन से कम होता है, इससे बढ़िया खेती करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शेर और बाघ यद्यपि हिंसक जंतु हैं तथापि इन्हें बचाने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है क्यों? देखिए समझिएगा, शेर और बाघ ये दोनों तो हिंसक जीव हैं, अगर सामने आ जाए तो फिर क्या कहने हैं उसका, नहीं, एक आदमी को तो चपेट मारता ही है। इतना जानता है, सब लोग जानता है। जंगल के जानवरों को तो सीधे नोच खाता है, फिर भी उसकी रक्षा की बात की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पर्यावरण के संतुलन के लिए, पर्यावरण के संतुलन के लिए। अब नहीं समझी बात को? अब सोचिए, ऐसे आप क्वेश्चन में पढ़े होंगे बायोलॉजी में कि पारितंत्र है, जैसे आप पढ़े होंगे पहला पारितंत्र जिसमें हरे पौधे आते हैं शाखा, दूसरे पारितंत्र में आ जाते हैं अन्य प्रकार के शाकाहारी जीव, तीसरे में आ जाते हैं मांसाहारी जीव, चौथे में आ जाते हैं अपघटक। अगर इसमें से किसी एक को हटा दिया जाए तो ये पूरे पारितंत्र क्या हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। चलिए उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर हम पूरे बाघ को ही खत्म कर दें सपोज दैट, तो जंगल का जो आहार श्रृंखला है वो क्या हो जाएगी, हमारी खत्म हो जाएगी।
क्योंकि जैसे हिंसक जीव खत्म होंगे तो शाकाहारी जीवों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्योंकि शाकाहारी जीव को वो खाता, तो शाकाहारी जीव धीरे धीरे अब बढ़ने लगेगा, क्योंकि खाने वाला उसको कोई है नहीं। सारे हिंसक जीव को आप हटा दीजिए तो वहां पर शाकाहारी जीव की संख्या बढ़ने लगेगी। और जैसी शाकाहारी जीवों की संख्या बढ़ेगी तो सभी पौधों को क्या करेगी? खा जाएगी, तो पौधा को होने ही नहीं देगी। नहीं, तो अब देखिए पूरी जैसे पौधा उगेगी, जितनी न संख्या है शाकाहारी की उगती है उसको खा जाती है, पत्ती देती है, मुड़ी मुड़ी तक का काट के खा जाती है, तो पौधा बढ़ेगी कैसे? परिणाम होगा कि धीरे धीरे पौधे खत्म, फिर जीव खत्म, ये पूरी वायुमंडल क्या हो जाएगा हमारा? नहीं, जो पारित तंत्र है वो हमारा क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, मतलब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हिंसक जीव का होना जरूरी है वहाँ। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर शाकाहारी को हटा दे तब क्या ठीक नहीं रहेगा? चलो शाकाहारी को हटा दोगे तो पौधा की संख्या तो बढ़ जाएगी, लेकिन मांसाहारी जीव क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि हमारे पर्यावरण के संतुलन के लिए, पर्यावरण को अच्छी तरह से चलने के लिए सब कुछ होना जरूरी है। क्या? हिंसक जीव, बाघ हैं वो भी चाहिए, सांप कीड़े मकोड़े वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए पर्यावरण के सही से संतुलन के लिए। ठीक है, समझ गया? अब क्लियर हो गया? क्या लिखेंगे? पर्यावरण के सही से संतुलन से काम करने के लिए हर जीव जंतु सही से काम करे, पर्यावरण शुद्ध रहे, इसके लिए सभी जीवों का होना जरूरी है। अर्थात बाघ और शेर हिंसक हैं, फिर भी इसकी रक्षा की जाती है ताकि हमारा पर्यावरण संतुलित रहे, किसी तरह का कोई हानि न हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कहता है सुनिएगा। भारत में प्रतिवर्ष वन महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे देश में ना वन महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये होता क्या था? हमारे देश में वन महोत्सव मनाने के पीछे का क्या कारण था? एक उत्तराखंड का एक जिला था गढ़वाल जिला। ठीक है, वहाँ पर खजरी नाम का एक पेड़ हुआ करती थी, जंगल। जैसे हम लोग ना यहाँ पर आंवला की पूजा करते हैं, यहाँ पर हम लोग केले की पूजा करते हैं, मान लीजिए अपनी एक धर्म है, उसी तरह से झारखंड में चले जाएंगे तो जो आदिवासी समाज के लोग हैं ना वो सरहुल पेड़ की पूजा करते हैं। जब उसमें फूल लगती है ना तो वो लोग सरहुल पर्व मनाते हैं। फूल लगती है उस समय, उनका एक तारीख रहती निश्चित रहती है कि उस तारीख को लोग मनाते हैं उन लोगों के धर्म के अनुसार। जैसे अपने यहाँ मकर संक्रांति होती है तो उसी तरह से उन लोगों का सरहुल पर्व होता है झारखंड में, पेड़ की पूजा करते हैं उसमें, और उस दिन खूब धूमधाम से वो लोग मनाते हैं। इसी तरह से उत्तराखंड के गढ़वाल में खजरी नामक पेड़ थी, उस पर ना मतलब वो लोग पूजा करते थे वहाँ के लोग, समाज के लोग। तो सरकार क्या किया, वो पेड़ को कटाने का आदेश दिया। जैसे वहाँ पर ठेकेदार लोग गए काटने के लिए तो वहाँ के लोग उसको भगवान समझ रहे हैं, पेड़ को क्या समझ रहे हैं? भगवान। और आप काटने गए हैं तो अब दोनों के बीच में क्या हो जाएगी? विरोध होगी, लड़ाइयाँ होगी। परिणाम क्या होता है? ठेकेदार बहुत सारे लोगों को मार भी देता है। वो लोग ना पेड़ को पकड़ के रहते हैं, पकड़े रहते हैं कि हम काटने नहीं देंगे। और ठेकेदार को ज़्यादा लाभ होने की इच्छा थी कि भाई बन लिए हैं सस्ता में, ज़्यादा फायदा होगा, इसलिए क्या करता है ठेकेदार वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को मार भी देता है। उस समय तो बात नहीं बनती है, लेकिन बाद में हमारे देश के कुछ लोग थे जिनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, कुछ लोग थे जिन्होंने इस बात पर ध्यान दिया और हमारे देश में जो वन कमते जा रहे हैं इस बात को लेकर के और वन कटाई का विरोध करके उन्होंने वन महोत्सव बनाने का निर्णय लिया। ठीक है, वो आगे भी और कुछ मिलेंगे तुमको। तो वन महोत्सव हमारे यहाँ क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ पेड़ न बहुत कट गया। जैसे अभी क्या देखें कि पर्यावरण के संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग में वन चाहिए? 33.3। और जब हम लोग 2001 में जब वन का हमने सर्वेक्षण किया तो पता चला कि 19.67% में है वन बहुत कम है। तो लगा कि वन को बढ़ाना चाहिए। तब वन बढ़ाने के लिए, सब लोगों को जागरूक करने के लिए वन महोत्सव खूब धूमधाम से मनाया जाता है। सब लोग मनाते हैं ताकि सब लोगों में एक जागरण आए, सब लोग पेड़ लगाए, नहीं इसलिए हमारे देश में वन महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। फिर समझते हैं, लिखेंगे कैसे समझिएगा। हमारे देश में वन जो है ना बहुत कम गई है। पर्यावरण के संतुलन के लिए कम से कम 33.3% भूभाग पर वन चाहिए,
लेकिन 2001 के सर्वेक्षण के अनुसार हमारे यहाँ 19.67% भूभाग पर वन थी। तो वन की संख्या जब कमने लगी, इसके समस्या को देखते हुए लोगों ने इस पर ध्यान आकर्षित किया और लोगों में जागरण लाने की, एक प्रेरणा जगाने के लिए वन महोत्सव मनाया गया। और इसे लोग धूमधाम से मनाते हैं ताकि सब लोग इस पर जागरण ध्यान दे और सब लोग एक दो पेड़ लगाए। सब लोग जब लगाना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पेड़ की कटाई रुक जाएगी, है ना। इसलिए वन महोत्सव धूमधाम से मनाई जाती है ताकि सब लोग कुछ सहयोग करें, यानी जागरण सब में। आगे क्या देखिए, देश के अनेक भागों में वन क्षेत्रों को संरक्षित कर दिया गया है। क्यों? तो देखिए हमारे देश में क्या होता है कि वन कटाई को लेकर के ना एक अलग धारणा होती है कि जरूरत हुई तो हम लोग पेड़ की कटाई करना शुरू कर देते हैं, नहीं, या अन्य कार्यों के लिए, और वन का अनियंत्रित कटाई होना शुरू हो जाती है। अनियंत्रित कटाई होने का मतलब हुआ कि जिन पौधों को नहीं काटना है वो भी काट रहे हैं, जो पौधे नहीं हैं, कच्चे हैं, नहीं, उसका उपयोग हम सही रूप से नहीं कर पाएंगे, या मान लीजिए अगर कर भी लेंगे तो जल्दी खराब हो जाएगी। जैसे सपोज समझिए बबूल का ही लीजिए, तो बबूल का पौधा है, अगर वो पक कर के तैयार हो जाएगी, शीशम का पौधा है, पक कर तैयार हो जाएगी कटने योग्य, तो वो ना लकड़ी ज़्यादा मजबूत होती है, लंबे समय तक चलती है। जैसे अपने यहाँ नीचे भी काम हो रहा है ना बबूल का, वो बबूल का पौधा ना जिसका देख रहे हैं फ्रेम बना होगा, वो पका हुआ बबूल है, एकदम पक्का, तो उसको सारिल कहते हैं अपने यहाँ, उसको क्या बोलते हैं, सारिल। तो वो ज़्यादा टिकाऊ होगी। लेकिन अगर वही नए पौधे की अगर हम कटाई करके चिरवा देते तो वो क्या होता कि वो कम समय में ही जो उसका है ना कीड़ा, वो धीरे धीरे लग जाता, वो खा जाता। अब समझ में आई बात है कि हम लोग पेड़ की क्या कर रहे हैं, अनियंत्रित कटाई कर रहे हैं। तो इससे बचने के लिए, है ना, सरकार ने क्या किया है, वन को कई भागों को सुरक्षित संरक्षित घोषित कर दिया है। और सरकार उस वन की कटाई पर ध्यान देती है कि जो परिपक्व वन है उसी की कटाई किया जाए। तो ई बहाने क्या हो जाएगा, वन का संरक्षण हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग क्या करते हैं, पशु चराते हैं, और पशुएं जा करके क्या करती है, या तो फसल को रौंद देती है पौधे को, या पौधे को खा जाती है, जिसके कारण पौधे की वृद्धि क्या हो जाती है, रुक सी जाती है। ऐसी स्थिति में पौधा की संख्या कम हो जाती है। इसको पूरा करने के लिए, यानी इससे बचने के लिए हम लोग प्रतिबंध लगा देते हैं कि ये संरक्षित या सुरक्षित वन है, आप इसमें चारागाह नहीं कर सकते हैं, यानी पशु नहीं चरा सकते। सुरक्षित करने का कारण क्या है, वन को बचाना। फिर समझते हैं क्वेश्चन को, अब आंसर। हमारे देश में वन को संरक्षित इसलिए घोषित कर दिया है क्योंकि वन की संख्या कम हो रही है, वन की अंधाधुंध कटाई हो रही है। तब परिपक्व वन ही काटे जाएं, निश्चित संख्या में पेड़ काटी जाए तथा उसमें चारागाह नहीं किया जाए, ताकि वन अधिक समय तक सुरक्षित रहे, ज्यादा दिन तक वो चले नहीं, इसलिए वन को संरक्षित घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, ताकि वन का संरक्षण हो जाएगा तो अधिक पौधे होंगे, उसमें चारागाह होने से फसल को पौधे क्या, जानवर क्या करते हैं, या तो खा जाते हैं या तो उसको पैरों से रौंद देते हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए उसको सुरक्षित घोषित कर दिया जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, तो ये थे कुल 5 कारण। उम्मीद है आप अगर ध्यान से सुने होंगे तो सभी क्वेश्चन आपको जरूर याद हो गया होगा। जब भी आप वीडियो देखना शुरू करें, माइंड को एकाग्रचित करके ध्यान से सुनिए, सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपने भाई को विदा दीजिए। जय हिंद, जय।